सपनों की शहर मुंबई। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जिसकी कामना किसी ने भी नहीं करी थी। 60 घंटों से भी ज्यादा मुंबई आतंकियों के कब्जे में थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस अटैक की शुरुआत हुई कैसे। वाशिंगटन डीसी में सैयद सलीम गिलानी और एलिस शेरिल हेनरी के घर एक बेटा पैदा होता है। नाम रखा गया दाऊद गिलानी। दाऊद के पैदा होते ही फैमिली ने फैसला किया अमेरिका छोड़कर लाहौर पाकिस्तान शिफ्ट होने का, और पाकिस्तान लाहौर में शिफ्ट हो गए। लेकिन दाऊद की माँ एलिस जो अमेरिकन थी, पाकिस्तान सोसाइटी और कल्चर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई और डाइवोर्स के बाद वापस अमेरिका चली गई। लेकिन पाकिस्तानी कस्टडी लॉज के मुताबिक दाऊद को अपने पिता के साथ पाकिस्तान में ही रहना पड़ा। दाऊद की फिजिकल अपीयरेंस औरों से काफी अलग थी। उसकी एक आंख ब्लू और दूसरी ब्राउन थी। उसकी आंखों का कलर और उसका अपीयरेंस ही आगे चल के 26/11 अटैक में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। दाऊद ने अपनी पढ़ाई कैडेट कॉलेज हसन अब्दुल में की। ये एक मिलिट्री स्कूल था पाकिस्तान में। वहाँ उसकी मुलाकात तहव्वुर से होती है, जो कि दाऊद को इंडिया आने में काफी बार मदद भी करता है। कॉलेज खत्म होने के बाद तहव्वुर ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। वो डॉक्टर बन गया और इवेंचुअली मेजर की रैंक तक पहुंच गया। 1997 में जब तहव्वुर ने रिटायरमेंट ली, तब उसने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया। वो कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां उसने कैनेडियन सिटीजनशिप भी ले ली। फिर उसने अमेरिका में एक वीजा एजेंसी खोली, जो कि आगे चल के दाऊद गिलानी के लिए इंडिया आने में हेल्प होने वाली थी। दूसरी तरफ दाऊद 1997 में कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपनी माँ के पास अमेरिका चला गया और वहाँ वो ड्रग्स स्मगलिंग में फंस गया। ये सिर्फ 1-2 बार की बात नहीं थी, वो बार बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार छूट गया। उस टाइम तक ऐसा ही चलता है। उसके बाद दाऊद गिलानी की मुलाकात लश्कर ए तैयबा के हफीज सैयद से होती है। ईयर 2000 में दाऊद गिलानी से मिलने के ठीक 1 साल बाद 2002 में दाऊद गिलानी को पाकिस्तान बुलाया जाता है और दाऊद गिलानी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि वो लाहौर के मुदरिके में होती है। दाऊद को इनिशियली बताया गया था कि उसका मिशन कश्मीर से रिलेटेड होगा, कश्मीर में इंडिया आर्मी के अगेंस्ट ऑपरेशन कंडक्ट करने हो। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सीन चेंज हो गया। दाऊद को अलग से बुलाकर बताया गया कि उसका मिशन कश्मीर से कहीं ज्यादा बड़ा है, और दाऊद गिलानी को चुना ही इसलिए गया था उसकी लुक्स की वजह से। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि उसकी एक आंख ब्राउन थी और दूसरी ब्लू थी, और उसके यूएस पासपोर्ट की वजह से इस अटैक के लिए चुना गया। अब ये इंडिया में कैसे एंटर करता है, तहव्वुर का क्या हाथ रहता है दाऊद गिलानी को इंडिया में एंटर कराने के लिए, वीडियो में आगे बताता हूँ। साजिद मीर, जो पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, उसने दाऊद को कहा कि अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि दाऊद गिलानी नाम सुनने में पाकिस्तानी लगता है। तो दाऊद ने अपना नाम लीगली चेंज करके डेविड हेनरी कोलमैन रख लिया। नाम चेंज करने के बाद दाऊद ने तहव्वुर को कांटेक्ट किया और बोला कि मुंबई में उसकी एक वीजा कंपनी की ब्रांच खोलने को। तहव्वुर भी एग्री हो गया और मुंबई में उसने एक ब्रांच खोल ली, जिसमें दाऊद को मैनेजर बना दिया। मतलब अब दाऊद इजीली इंडिया में आ जा सकता था। सितंबर 2006, फरवरी 2007, सितंबर 2007, अप्रैल 2008 एंड जुलाई 2008 को दाऊद गिलानी मुंबई में आता है। सितंबर 2006 से लेकर जुलाई 2008 तक लगभग 2 साल तक दाऊद ने 5 ट्रिप की मुंबई की। हर ट्रिप में वो अलग अलग जगह गया। सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, ओबरॉय होटल, नरीमन हाउस, लियोपोर्ट कैफे, ये सब टारगेटेड जगह थी। दाऊद ने वीडियो फुटेज बनाए, फोटोग्राफ ली, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोट किए। उसने पूरा एक सर्विलेंस करा हर जगह का, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, हर जगह को स्टडी करा। हर ट्रिप के बाद दाऊद पाकिस्तान जाता था और साजिद को सब इन्फॉर्मेशन देता था। ये इन्फॉर्मेशन फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में यूज होती थी। मतलब जो टेररिस्ट फाइनल अटैक के लिए ट्रेन हो रहे थे, उन्हें दाऊद के बनाए हुए वीडियो दिखाए जा रहे थे। लगभग 25 से 30 लोगों को इस अटैक के लिए ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 लोग ही सेलेक्ट हुए। इन 25 से 30 में से एक था अजमल कसाब। कसाब की कहानी भी काफी अलग थी। 2005 में जब वो सिर्फ 18 साल का था, ईद के दिन कसाब ने अपने फादर से नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। कसाब को बहुत बुरा लगा और गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद कसाब ने क्राइम शुरू की, छोटी मोटी चोरी। वो अपने दोस्त के साथ क्रिमिनल गैंग्स के साथ घूमने लगा। और फिर आई 21 दिसंबर 2007 ईद की रात,
कसाब और उसका दोस्त वेपन्स खरीदने गए थे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। वहाँ कसाब की मुलाकात हुई जमात उल दवा के एक रिक्रूटर से। जमात उल दवा बेसिकली लश्कर ए तैयबा की पॉलिटिकल और सोशल विंग है। उस रिक्रूटर ने ऑफर दिया एलटी ज्वाइन करने का और 1 लाख रुपए देने का वादा भी करा, जिसमें से 1.5 लाख रुपए बाद में भी दिए जाते कसाब के लिए। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो कसाब ने हाँ कर दिया। कसाब को मुदरी के भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। वहाँ उसके साथ 30 और लड़के थे ट्रेनिंग के लिए, और इन 30 में से मोस्टली वही लोग थे जो पुअर हो, जिनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुई हो। 2007 से लेकर 2008 तक इन लोगों की ट्रेनिंग चलती है, जो 4 फेजेस में होती है। दौरा-ए-सूफा 21 दिनों की ट्रेनिंग होती है। उसमें इन लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़काया जाता है। अब इस ट्रेनिंग में इनका मेन मोटिव ही इंडिया के खिलाफ भड़काना होता है। फेज 1 खत्म होता है, इन्हें इंडिया के खिलाफ भड़का दिया जाता है। फिर शुरू होता है फेज 2 दौरा-ए-आम 21 दिन की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। लोकेशन पीओके का मुजफ्फराबाद। ये फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई सुबह 4 बजे। 10 किलोमीटर रनिंग, पुशअप, वेपन ट्रेनिंग, पिस्टल, ग्रेनेड्स कैसे यूज करते हैं, फायरिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इस फेज में सिखाया जाता है। फिर शुरू होता है फेज 3 दौरा-ए-खास। ये ट्रेनिंग थी पूरे 75 दिन की, मतलब लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग। लोकेशन मंचेरा माउंटेन्स। 60 घंटों तक बिना कुछ खाए माउंटेन क्लाइंब करना था। एडवांस वेपन ट्रेनिंग करवाई जाती है इस फेज में। फेज 4 इस ट्रेनिंग में जीपीएस मैप, ब्लूप्रिंट स्टडी करना सिखाया गया, बोट चलाना सिखाया गया क्योंकि सी रूट से एंट्री करनी थी मुंबई में। कम्युनिकेशन डिवाइस, सैटेलाइट फोन, सब कुछ सिखाया जाता है इस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनल सिलेक्शन में 10 लोग बचे। कसाब भी उनमें से था। अटैक से जस्ट पहले एक और स्टेप रहता था, अपनी आइडेंटिटी चेंज करना। सबको कलावा बांध दिया गया। कसाब को समीर चौधरी बनने को बोला गया था। लोकल कल्चर की ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे हिंदी बोलनी है, लोकल एक्सेंट क्या होगा, कैसे एक्ट करना है। ये इसलिए क्योंकि अगर इनिशियली आर्ट्स में लोग सोचते हैं अटैकर्स इंडियन है, तो इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूजन होती। 23 नवंबर 2008 की सुबह कराची से एक बोट निकलती है जिसका नाम था अल हुसैनी। इसी बोट के अंदर वही 10 टेररिस्ट होते हैं जो कि मुंबई तक का सफर तय कर रहे थे अटैक के लिए। फिर इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर मुंबई से उन्हें एक बोट दिखती है जिसका नाम था एमवी कुबेर। ये एक जेडवर्ड फिशिंग बोट थी। उसमें 4 फिशरमैन थे और कैप्टन था अमर सिंह सोलंकी। टेररिस्ट ने कुबेर बोट को सिग्नल दिया कि उनकी बोट खराब हो गई है। बेसिकली टेररिस्ट ने हेल्प के लिए एमवी कुबेर को इशारा करा। कुबेर बोट पास आई हेल्प करने, और जैसे ही बोट पास आई टेररिस्ट ने बोट पे हमला कर दिया और बोट हाईजैक कर ली। 3 फिशरमैन को तुरंत मार दिया, लेकिन अमर सिंह सोलंकी को जिंदा रखा ताकि वो उन्हें मुंबई तक पहुंचा सके। 3 दिन तक वो कुबेर में ही ट्रेवल करते हैं और तीसरे दिन वो अमर सिंह सोलंकी को भी मार देते हैं। अमर सिंह सोलंकी को मारने के बाद वो एमवी कुबेर बोट वहीं छोड़ देते हैं और किसी दूसरी बोट में मुंबई तक के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर तक ये उसी बोट में ट्रेवल करते हैं। फिर ये लोग मुंबई के कोलाबा में पहुंच जाते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर रात के लगभग 9 बजे मुंबई पहुंचने के बाद ये लोग 5 टीम में बट जाते हैं। जैसे अजमल, कसाब और इस्माइल जाएंगे सीएसटी स्टेशन, तोइब और नाजिर जाएंगे लियोपोर्ट कैफे, हफीज, अरशद और जावेद जाएंगे ताज होटल, नासिर और इमरान जाएंगे नरीमन हाउस, अब्दुल रहमान और फादुल्ला जाएंगे ओबरई होटल। मुंबई पहुंचने के बाद 8 लोग वहीं उतर जाते हैं और 2 लोग जो कि अब्दुल रहमान और फादुल्ला थे वो उसी बोट में रुक जाते हैं ताकि वो उसी बोट से डायरेक्टली ओबरई होटल पहुंच सके। बाकी के 8 लोग इमीडिएटली अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तोइब और नाजिर पैदल ही लियोपोर्ट कैफे की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक थी। हफीज और जावेद ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं। नाजिर और इमरान नरीमन हाउस की तरफ। कसाब और इस्माइल ने एक टैक्सी रोक ली। ड्राइवर से बोलो सीएसटी स्टेशन ले चलो। ड्राइवर को कुछ आइडिया ही नहीं था कि वो किसे बैठा रहे हैं। टैक्सी में बिठाने के बाद ड्राइवर सीएसटी स्टेशन की तरफ निकल गया। अजमल कसाब ने अपने बैग से चुपचाप से एक टाइम बॉम्ब निकाला और ड्राइवर की सीट के नीचे प्लांट कर दिया। कुछ देर बाद कसाब और इस्माइल सीएसटी स्टेशन पर उतर जाते हैं और टैक्सी आगे चले जाती है विल्ले पार्ले की तरफ। विल्ले पार्ले की तरफ जाके उस टैक्सी में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें ड्राइवर की जान चली जाती है। प्लान के मुताबिक पहले वॉशरूम में जाना था, वहाँ पे सभी इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज करनी थी, सारी गन्स रिलोड करनी थी ताकि जब भी अटैक शुरू हो तो किसी चीज का डिले ना हो। ठीक ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वॉशरूम में सब कुछ सेटअप करने के बाद ये लोग वॉशरूम से निकलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो सब फायरिंग स्टार्ट कर देता है और इस्माइल बॉम्ब फेंकने लग जाता है। टेबल अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेके काउंटर फायर करते हैं, लेकिन सर्विस रिवॉल्वर AK-47 के आगे कुछ भी नहीं थे। उसी वक्त रेलवे अनाउंसर विष्णु दत्ता राम अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। माइक्रोफोन पे अनाउंस करते हैं कृपया स्टेशन को जल्दी से खाली कर दे, ये एक इमरजेंसी है, बाहर निकलिए। मतलब बाहर निकलने को बोला जाता है,
लगभग 15 से 20 मिनट तक ये फायरिंग चली। फिर कसाब और इस्माइल स्टेशन से बाहर निकल गए और टैक्सी ढूंढने लगे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती क्योंकि फायरिंग इतनी हो रही थी तो सब वहां से निकल चुके थे। फिर वो लोग पार्किंग एरिया में जाके कुछ कार अनलॉक करने की ट्राई करते हैं, वो भी नहीं होती। फ्रस्ट्रेट होकर दोनों रोड पे पैदल ही निकल जाते हैं। रोड पे कुछ टाइम पैदल चलने के बाद अब तक पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई थी। ये पुलिस से भाग रहे थे, पुलिस भी इन पे फायर कर रही थी, ये भी पुलिस पे फायर कर रहे थे। तो ऐसे फायरिंग के वक्त ये भागते भागते कामा हॉस्पिटल के पास जाते हैं और वहाँ के एक वॉल के पीछे जाके छुप जाते हैं। कुछ मिनट तक ये कामा हॉस्पिटल पर ही छुपे हुए होते हैं। फिर वहाँ पे प्लान भी बनाते हैं कि कैसे निकला जाए, और इनका एक टारगेट और बचा था मालाबार हिल पर जाने का, वहाँ पर कैसे जाया जाए। तो ये एक प्लान बनाते हैं हॉस्पिटल की साइड वॉल क्रॉस करके दूसरी रोड पर जाने का। ठीक बिल्कुल वैसा ही करते हैं, पुलिस से बचते बचाते हैं ये साइड वाली वॉल क्रॉस करते हैं और दूसरी रोड पर पहुंच जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कामा हॉस्पिटल के बाहर इस्माइल और कसाब को देखा गया है। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक काप्ते जी और कुछ कांस्टेबल्स और गाड़ियों में बैठ के कामा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ये कामा हॉस्पिटल के पास निकलते हैं, कसाब और इस्माइल इन्हें देख लेते हैं और झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। और जैसे ही पुलिस की कार कसाब और इस्माइल के सामने आती है, वो उस कार पे फायरिंग करने लग जाते हैं। काउंटर में पुलिस भी फायर कर रही थी, जिसपे कसाब के हाथ पर 2 गोलियां भी लग जाती है। लेकिन इस अटैक में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक काप्ते जी और कुछ और कांस्टेबल भी शहीद हो जाते हैं। कुछ मिनट बाद फायरिंग रुकती है। कसाब और इस्माइल गाड़ी के पास गए। फ्रंट सीट से उन्होंने हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक काप्ते जी को बाहर निकाल। पीछे से भी ऑफिसर्स को निकालने का प्लान था, लेकिन डोर नहीं खुलता तो वो ऐसे ही कार लेके निकल जाते हैं। कसाब और इस्माइल कार लेके महाबार हिल की ओर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे अरुण यादव जी जिंदा होते हैं और ये बात कसाब और इस्माइल को बिल्कुल नहीं पता थी। अरुण यादव जी के कंधे पे और एल्बो पर गोली लगी हुई होती है। वो ऐसा एक्ट करते हैं जैसा वो मर चुके हैं, ताकि कसाब और इस्माइल में जो बात चल रही है वो सुन के पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। और उनके साथ योगेश पाटिल भी जिंदा थे, लेकिन वो बेहोश हुए हुए थे। इतने में योगेश पाटिल के फोन पे रिंग होता है और कसाब उन पर भी फायर कर देता है। लेकिन अरुण यादव अभी भी जिंदा थे। उनके थोड़े पास रिवॉल्वर भी थी। वो चाहते थे कसाब और इस्माइल पे चलाने का, लेकिन उनके कंधे और एल्बो पर गोली लगी होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जिस कार में कसाब और इस्माइल बैठे हुए थे, उस कार का टायर फट चुका था। इतने में सामने से कसाब और इस्माइल को एक कार आते हुए दिखती है, जिसे वो गन दिखाकर रोक लेते हैं और उन्हें निकलने के लिए कहते हैं और उनकी कार लेके महाबल हिल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही कसाब और इस्माइल कार चेंज करते हैं, अरुण यादव जी पुलिस को कॉल करके बता देते हैं कि इस रोड से अभी 2 आतंकी निकले हैं। तो पुलिस बैरिकेडिंग करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ कसाब और इस्माइल महाबल हिल की ओर जा रहे होते हैं। इतने में ही कसाब दूर से बैरिकेडिंग देख लेता है। अब वहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। कसाब और इस्माइल के साइड में डिवाइडर था, वहां से निकलने का ट्राई करते हैं, बट वहां पर उनकी कार फंस जाती है। फिर धीरे धीरे पुलिस गाड़ी की तरफ आगे बढ़ती है। इतने में ही तुकाराम ओमले जी कार के पास जाते हैं और कसाब को पकड़ लेते हैं, लेकिन इतने में ही कसाब उन पर गोली चला देता है और वो भी शहीद हो जाते हैं। पुलिस कसाब को जिंदा पकड़ लेती है। इस्माइल मर चुका था। पहला ग्रुप पकड़ में आ जाता है। अब बाकी के जो ग्रुप थे वो भी सेम टाइम पे अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ सेम टाइम पर शोएब और नाजिर ने टैक्सी ली। सेम कसाब की तरह उन्होंने टैक्सी में बॉम्ब लगा दिया ड्राइवर की सीट के नीचे। टैक्सी लियोपोर्ट के पास पहुंची। शोएब और नाजिर वहीं उतर गए और टैक्सी आगे चली जाती है। कुछ ही डिस्टेंस पर टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। शोएब और नाजिर कैफे में एंटर करते ही ग्रेनेड्स वगैरह फेंकने लग जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से 11 लोगों की जान चली जाती है। 28 लोग घायल हो जाते हैं। फिर लियोपोल्ड में अटैक करने के बाद शोएब और नाजिर ताज होटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें एक वाइन शॉप दिखती है जिसका नाम था गोकुल वाइन शॉप। इसी वाइन शॉप के अंदर ये दोनों बॉम्ब भी लगाते हैं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उस बॉम्ब को डिफ्यूज करवा देती है। इस बीच इनकी जो थर्ड टीम थी, हफीज, अरशद और जावेद की, ताज होटल पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी सेम टाइम पर गौतम अडानी लॉबी के लिए निकल रहे थे, लेकिन उन्हें मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। और उसी सेम टाइम पर हफीज और जावेद लॉबी में एंटर कर जाते हैं, वो भी अंधाधुंध फायरिंग के साथ। गौतम अडानी की टीम उन्हें किचन में ले जाती है। किचन से बेसमेंट में उन्हें सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। शोएब और नाजिर 6th फ्लोर पर जाते हैं। उन्हें वैसे बैंक के चेयरमैन राममूर्ति मिल जाते हैं, जो कि वो रूम नंबर
520 में छुपे हुए थे, लेकिन टेररिस्ट दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहां पर राममूर्ति वॉशरूम में बांध देते हैं। फिर अब्दुल और जावेद 4 लोगों को और होस्टेज बनाकर उसी रूम में रखते हैं। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं रूम में आग लगाने का, जो कि ये लगा भी देते हैं और उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब रूम में स्मोक इतना ज्यादा हो गया था कि सांस भी लेना मुश्किल हो रही थी, तो जो हॉस्टेजेस थे वो बेडशीट और कर्टेन्स को एज अ रूम बनाकर विंडो के थ्रू एस्केप कर लेते हैं और ताज होटल में 30 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है इस बीच। और इनकी 5th टीम अब्दुल रहमान और फादुल्ला बोट से ओबरई होटल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लोग फायरिंग करते हैं और होटल के रेस्टोरेंट के लिए बढ़ते हैं। और उस रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग थे, लेकिन गन साउंड सुन के रेस्टोरेंट का डोर लॉक कर लेते हैं। डोर बंद करने के बाद सारे गेस्ट को सेफली रेस्क्यू करवा दिया जाता है, लेकिन टेररिस्ट 2 होटल के एम्प्लॉय को पकड़ लेते हैं, जो थे जॉर्डन और प्रदीप, और उन्हें बोलते हैं तुम्हें मार देंगे, भागे तो। और जॉर्डन को बोलते हैं यहाँ पे जितना भी लिक्विड है यानी कि शराब है उसे हर जगह फर्नीचर पर फैला दो और आग लगा दो। और जॉर्डन ऐसा करता भी है, लेकिन जॉर्डन इतना डर गया था कि उससे लाइटर नहीं जल रहा था, तो टेररिस्ट उससे फ्रस्ट्रेट होकर जॉर्डन को मार देते हैं। और टेररिस्ट फिर प्रदीप को कहते हैं आग लगाने के लिए, और प्रदीप लगा भी देता है। फिर ये लोग प्रदीप को कहते हैं हमें वीआईपी के फ्लोर पे ले चलो, और प्रदीप उन्हें लिफ्ट से जाने को कहता है। फिर तो वो जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाकर उन्हें वहीं धक्का देके वहां से एस्केप कर लेता है और बच जाता है। इस अटैक में 35 लोग मारे जाते हैं, 24 लोग घायल हो जाते हैं। फिर 27 नवंबर 2008 दिल्ली से इमरजेंसी फ्लाइट में 200 एनएसजी कमांडोस मुंबई लैंड करते हैं। एनएसजी कमांडोज 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप 1 ताज होटल जाएगा, ग्रुप 2 नरीमन हाउस में, ग्रुप 3 ओबरई होटल। इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक टॉर्नेडो रखा जाता है। 28 नवंबर सुबह 7 बजे एनएसजी कमांडोज ओबरई होटल को क्लियर कर देती है, यानी कि दोनों टेररिस्टों को मार गिराती है। 28 नवंबर रात के 9 बजे नरीमन हाउस भी क्लियर हो जाता है, नाजिर और इमरान भी मारे जाते हैं। 29 नवंबर सुबह अराउंड 9 बजे तक ताज होटल भी क्लियर हो जाता है। आखिरी 4 टेररिस्टों को भी मार दिया जाता है, शोहिब, नाजिर, हफीज, जावेद, इन सबको मार दिया जाता है एनएसजी कमांडोज के द्वारा। ये अटैक लगभग 60 घंटे तक चलता है, जिसमें 164 लोगों की जान चली जाती है, 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, 2 एनएसजी कमांडो शहीद हो जाते हैं, 9 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन उनमें से एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा गया, वो था अजमल कसाब। आज जो काम किया, हाँ, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे, तो मैंने कहा नहीं यार भागो, मैं ये नहीं बर्दाश्त करता, मैं अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैंने कहा भागो यार, मैं नहीं रह सकता इधर। नहीं ठीक है, लेकिन अभी ये जो कितना शूट किया तुमने? पता नहीं, कितने गोलियां उड़ाया? पता नहीं, दो ढाई मैगजीने था। हाँ, हाँ, 2.5 मैगजीन में कितने लोगों को मारा? पता नहीं, बस ऐसे चलाते रहे, बस चलाते रहे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें।